हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बढ़िया से समझ में आ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या कहा जाता था, अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तो क्या होगा, क्या होगा? वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा। मतलब कौन? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। इफ ए बॉडी इज इन मोशन, सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कहानी था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा तो ये होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो क्या होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन वहां सेकेंड लॉ में पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा तकलीफ अभी लेना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें हमें सीखना पड़ेगा। पहले कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हमें देखना है। चैप्टर का नाम है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ, गंदा हो गया, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। इतने प्यारे साइंटिस्ट हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। नो टॉकिंग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। हाँ, थोड़ा सा एक मिनट। क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ? जब एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ चीजें समझना पड़ेगा। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम जिसको हम P से डिनोट करते हैं, एंड इट इज ए वेक्टर। क्या है ये मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब हुआ कितनी जोर से कोई बॉडी मूव कर रहा है। अब जोर से बोलने से ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। कितनी ताकत से कोई बॉडी मूव कर रहा है, क्या मालूम फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। चलो थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं। सपोज यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है, इसको एक छोटा सा पीस ऑफ थर्मोकुल लेंगे। छोटा सा पीस ऑफ थर्मोकुल कितना वजन होगा? 5 ग्राम होगा। ये थर्मोकुल को हम फेंकेंगे 10 मीटर पर सेकेंड में, और ये क्या हुआ, 5 ग्राम का थर्मोकुल 10 मीटर पर सेकेंड में गया, ये आदमी को लगा। दूसरा केस में 5 केजी का कोई एक बॉल लोहे का, ये कितना स्पीड में गया? बहुत धीरे धीरे गया, टकराया। कितने स्पीड में? 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, और जाके इस आदमी को मारा। अब ये आदमी को और थोड़ा लंबा कर देते हैं। अब यहां पर अगर हम कहेंगे ये 5, ये जो 5 केजी का बॉल, अब ये गया कितना स्पीड में? सपोज 5 मीटर पर सेकेंड में, और 10 मीटर पर सेकेंड में ये जाके टकराया। ठीक है, ये तीनों केस को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा केस में आदमी को ज्यादा दर्द होगा। पहला केस है 5 ग्राम मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड पीस ऑफ थर्मोकुल, यहां पर 5 केजी का लोहा, यहां पर भी 5 केजी का लोहा। कौन सा केस में आदमी को सबसे ज्यादा दर्द होगा? ए में कि बी में कि सी में? सी में होगा। मतलब दिस इज मूविंग मोर फोर्सफुली। हाउ फोर्सफुली एक बॉडी इज मूविंग। तो जब कोई बॉडी जाके किसी को टकराता है, कितना जोर से टकराता है, कितना जोर से फोर्स लगाता है, वो क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसका मास और उसका वेलोसिटी, है ना। तो ये जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हुआ? हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। समझ में आया? आप कहोगे मुझे मारा, अगर फिजिक्स टीचर होगा तो पूछेगा बताओ कितना मोमेंटम से मारा। क्यों? हो सकता है कि वो आपको ऐसे मारा होगा, ऐसे मारने से भी तो मारना है, और हो सकता है कि वो हल्के से एक छोटे से थीन स्टिक से जोर से मारा होगा, लेकिन उसका मास कम था। हो सकता है कि आपको जोर से मारा होगा, ऐसे मुट्ठी लगा। तीनों केस में मारा है। वो बोले वो क्या किया, एक छोटा सा लकड़ी लिया, थीन स्टिक जिसका वजन ना के बराबर है, या फिर कोई फीदर ले लिया, चिड़िया की पर ले लिया, उससे आपको ऐसे मार दे।
मारा है, आप जाके टीचर को बोले वो मुझे मारा, टीचर उसको पनिशमेंट देंगे, लोग हंसेंगे। टीचर मस्ट बी इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड कैसे मारा, कितना जोर से मारा, है ना। तुमने बोला मारा, हाँ मारा, उसको पूछे तुम मारा, हाँ हाँ मैं मार दिया, तो टीचर उसको भी मार दिया। ये बात गलत हो गया, क्योंकि वो मारने में कुछ मतलब ही नहीं था। कितना फोर्सफुली आपको वो लगेगा वो डिपेंड करता है कितना मास है। मुट्ठी बंद करके उसके अंदर और पत्थर रखा था और कस के मारा तो मारा, रामा निकल जाए, है कि इन दैट केस यू सी इट इज फोर्सफुली मूविंग। सो हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग, हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इन दोनों का प्रोडक्ट को कहते हैं मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हुआ, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है मोमेंटम। कैसे लिखेंगे, कहेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। सिंपल है। अब ये वेक्टर है, आप जानते हो कि m इज मास, m हो गया मास, v हो गया डोंट राइट स्पीड, लिखना वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है। अच्छा, क्या मेरे स्मार्ट बच्चे मेरे को बता सकते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, kg, भी का हो गया मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा तुम लोग चिल्ला रहे थे तो मैं थोड़ा साउंड सेटिंग कम कर दिया था। यस, तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मोमेंटम। कितना सिंपल सा चीज है, kg मीटर पर सेकेंड। यस, सिंपल सा चीज है। इससे दो चीज समझ में आता है, क्या बताओ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है वो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वी। वी क्या है, स्पीड, और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। देखो तो यहां पर जो m है वो m मास है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। क्या कभी आप देखे हो कोई -40 kg के लड़का को, नहीं, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, जब भी होगा कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। तो ये अगर पॉजिटिव है, v की वेलोसिटी, वेलोसिटी का अपना डायरेक्शन है, कोई एक वेक्टर है f और v, अगर दो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई की, 2v कैसे होगा, ऐसे होगा। मतलब v का डायरेक्शन mv का डायरेक्शन बराबर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, लेकिन v का डायरेक्शन mv का डायरेक्शन बराबर है। mv क्या है, मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, इट इज सेम एज mv और सेम एज v, तो डायरेक्शन ऑफ p इज along v। ये समझना, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ v। क्या बात समझ में? और वेलोसिटी का डायरेक्शन हम जानते हैं, टेंजेंशियल टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोमेंटम भी उस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब है, अगर कोई बॉडी ऐसा रास्ते में आ रहा है, जब वो इधर से जा रहा था ऐसे करके, तो आप कहोगे while passing through this point मोमेंटम ऐसे था, while passing through this point मोमेंटम ऐसे था, while passing through this point मोमेंटम ऐसे था, because momentum is always in the direction of v। क्या मैं समझा पाया? बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, for a rigid body in translational motion, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कोई लीनियर मोशन में है, ऐसे सोचो। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ट्रांसरोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन, इतने सारे मोशन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ये फिजिक्स में। तो कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, रिजिड बॉडी है। ट्रांसलेशनल मोशन कैसा है, मान लो कि ये कभी कभार रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है मतलब स्ट्रेट लाइन में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं।
ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है कि किसी भी समय में उस बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर है। मान लो कि ये पेन को मैं बता देता हूँ, लिखना मत, खाली देख लेना। छोटे छोटे वर्ड है भाई, कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। मान लो कि कोई बॉडी ऐसे एक रास्ते में जा रहा है, और कैसा है वो बॉडी जा रहा है, कैसे? मान लो कि एक डंडा है, ये डंडा इस रास्ते में जा रहा है। कैसे जा रहा है? इट इज गोइंग लाइक दिस, देख रहे हो? ऐसे 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 जा रहा है। मान लो जब वो ऐसे जा रहा है, किसी एक समय में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, सब पॉइंट इधर जा रहे हैं। जब वो इधर था हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था, सब इधर जा रहे थे। तो ऐसा होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, थोड़ा सा बता दी। मतलब जैसे ये पेन को मैं अभी मूव करवाता हूँ, देखो ये पेन ऐसे गया, तो किसी भी समय पे हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, तो इसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। फॉर ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? ऐसा एक बॉडी जिसका किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या मतलब हुआ सर? अच्छा देखो, ये पेन है, ये पेन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये एंड और ये एंड के बीच में डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये पेन को इसे घुमा घुमा के फेंक देता हूँ, एक टेढ़ा मेढ़ा सा मोशन में उड़ते हुए जाएगा। लेकिन किसी भी समय में ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कांस्टेंट, उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। मतलब इसका दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। हमारे पास एक चैप्टर रहेगा रिजिड बॉडी डायनामिक्स, ठीक है? तो रिजिड बॉडी किसको कहते हैं समझ में आया? फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन आप कहोगे लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दी काइनेटिक एनर्जी शायद आपको सबको मालूम होगा, फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ये सबको मालूम है। इसको थोड़ा मैं प्यार से घुमा फिरा के लिखूंगा। क्या मैं इसको m स्क्वायर v स्क्वायर भाई m लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ, लेकिन mv क्या है? mv इज मोमेंटम, सो इट इज p स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि mv का वैल्यू क्या है? p का स्क्वायर बाय 2m। तो अगर किसी एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, उसका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? p स्क्वायर बाय 2m। बुक में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, हर टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं बताएंगे आपको कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन रिजिड बॉडीज। ये किस केस में होता है? इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज इन ट्रांसलेशनल मोशन। रिजिड बॉडी और ट्रांसलेशनल मोशन में होता है। जैसे मान लो कि एक डंडा है, ये कोई एक डिस्क है, ये डिस्क घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये घूम रहा है। इसका मोमेंटम कितना है? अरे भाई ये छोटा सा मास जितना स्पीड में जाएगा, ये छोटा सा मास पीछे को उतने स्पीड में जाएगा। इसका कुछ मोमेंटम है mv, इसका भी मोमेंटम है mv, इसका मोमेंटम इधर को है, इसका मोमेंटम इधर को है, दोनों को मिला दो, टोटल मोमेंटम क्या होगा? वेक्टर है, टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स जोड़ो तो हो जाएगा 0। टोटल मोमेंटम 0 है। ऐसे हर एक मास के लिए अपोजिट में एक मास मिलेगा, सारा का मोमेंटम मिलेगा तो 0 मिलेगा। लेकिन सारे मूव कर रहे हैं, सारे के पास काइनेटिक एनर्जी है। मोमेंटम 0 है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर p स्क्वायर बाय 2m नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, घूमिंग मोशन है, रोटेशनल मोशन है। तो ध्यान रहे, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन ये हो जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। अच्छा, तो फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन momentum and kinetic energy are related by the relation kinetic energy is equal to p square by 2m। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम is system of masses is vector sum of momentum of individual masses। पहले भी वेक्टर स्केलर चैप्टर में हम लोग पढ़े कि
ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज आर स्केलर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको कोई सिस्टम ऑफ मासेस का काइंड टोटल एनर्जी पूछा गया, सबका एनर्जी निकालो, जोड़ दो, स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास 10 जूल, इसके पास 5 जूल, इसके पास 3 जूल, सब जोड़ दिए, डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर टोटल मोमेंटम पूछा गया तो टोटल मोमेंटम विल बी वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर है। मैं आपको थ्रू एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। ये कोई एक ब्लॉक है, चलो मानते हैं कि मैं 2 ब्लॉक आपको देता हूं। ये 2 ब्लॉक है, ये हुआ एक और ये हुआ दूसरा। ये 2 ब्लॉक में से एक इधर जा रहा है से 4 मीटर पर सेकेंड में, ये 2 kg का ब्लॉक है, और ये इधर आ रहा है 1 kg का ब्लॉक है, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केस बदल देते हैं, केस बदल देते हैं। अब ये दूसरा केस है। दूसरा केस में 2 kg जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और ये जो 1 kg है, ये 1 kg इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, कहानी खत्म नहीं है। तीसरा केस है। तीसरा केस में दिया है कि हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 kg जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में, और थोड़ा सा वैल्यू बदल देता हूँ। इधर क्या जा रहा है, ये है 2 kg, ये है 3 kg, किधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। बस यहाँ पे कहानी खत्म। तीनों केस में आपको पूछा गया है व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो सबका मोमेंटम निकालो और जोड़ दो। एड द मोमेंटम ऑफ ईच मास। टोटल मोमेंटम ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा। ए में क्या होगा, इसका मोमेंटम वेक्टर है, इधर को है तो हम कहते हैं यूजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जिसको लिखते हैं आई कैप। तो आप कहोगे इट इज मोमेंटम कितना है 2 into 4 मास इंटू वेलोसिटी, आई कैप इसका 1 into 5। लेकिन क्या ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, नहीं है, तो हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस। तो क्या वैल्यू हो गया, ये 8 आई कैप माइनस 5 आई कैप इज 3 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। क्या आप लोग मुझे, ये तो हो गया पहला वाला केस जिसमें हम ये क्या निकाले, व्हाट इज दिस, क्या निकाल रहे हैं, टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम निकाले और जोड़ दिए। दूसरे केस में टोटल मोमेंटम क्या होगा, दोनों का मोमेंटम को निकालो और जोड़ो। इसका है 2 into 4 8 आई कैप, इसका है 1 into 2, ये भी तो सेम डायरेक्शन में है, तो कितना हो गया 10 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है, ये ठीक है। तीसरा केस में अगर हमें लिखना है टोटल मोमेंटम, तो हम कहेंगे क्या हो गया, ये 2 into 4 आई कैप दैट इज 8 आई कैप, और ये तो y एक्सिस के डायरेक्शन में है। 2 into 3 क्या है 6 j कैप kg मीटर पर सेकेंड। अगर कोई पूछेगा बताओ मैग्नीट्यूड क्या है, भैया आप तो जानते हो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर होल ओवर 10 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया, किसी भी केस में टोटल मोमेंटम आपको निकालना आना चाहिए। 3 चीज देखें, क्या देखें, व्हाट इज मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तीसरा हुआ टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। चौथा और आखिरी चीज, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम लिखेंगे डेल्टा पी। ये जो चेंज इन मोमेंटम है क्या होता है, इट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कितना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हम देखें मोमेंटम, अब देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, इसके बाद देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
जो न्यूटन सेकेंड लॉ का हिस्सा है। अभी हम देख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम, ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ का हिस्सा है। तो पहले समझ में आना चाहिए कि वेक्टर है, तो आपको समझ में आना चाहिए वेक्टर का ये सारा रूल्स आपको याद रहना चाहिए। वेक्टर का a माइनस बी क्या था? इट वाज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या सबको याद है? यस। दूसरा क्या था? अगर मुझे निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो क्या करना होता था? पहले a को ड्रॉ करो, उसके साथ जोड़ो माइनस b, उसके बाद ये जो वेक्टर मिलता था इसको कहते थे a माइनस b। ये भी याद है आपको? You know the graphical approach as well as the numerical approach to find out the change in vector। यहाँ पर भी कोई पूछेगा चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो क्या करना है? फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड द एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम होल रूट ओवर। और इनिशियल मोमेंट a माइनस बी निकालना है तो हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना है, तो फाइनल मोमेंटम उसके साथ जोड़ो माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम यूजिंग ट्रायंगल लॉ फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? अगर मैं कहता हूं इसको थोड़ा क्यों ना ऐसे लिखूं, क्योंकि हमें तो चेंज इन मोमेंटम का बात चल रहा है, चलो हम इसको कहते हैं ये चीज है फाइनल मोमेंटम, ये चीज है इनिशियल मोमेंटम। तो करने की तरीका हुआ, पहले बनाओ फाइनल मोमेंटम, फिर बनाओ माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, फिर ये जो ट्रायंगल लॉ से बनेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। अब ये चेंज इन मोमेंटम को कभी कभार बुक में इंपल्स बोल देते हैं, वो सही नहीं है। इंपल्स क्या है हम लोग पढ़ेंगे। चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इंपल्स क्या है देखेंगे, जबकि चेंज इन मोमेंटम को भी इंपल्स कह देते हैं कुछ लोग। ठीक है, इतनी सारा चीज समझ गए। एक दो क्वेश्चन में आपको पूछने वाला। ठीक है, पहला क्वेश्चन if momentum being same, अच्छा, if a cat and an elephant are running with same momentum, then whose kinetic energy is more? एक बिल्ली और एक हाथी दोनों दौड़ रहे हैं बराबर मोमेंटम में, तो बताना आपको ये किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। सोचे, हम कहेंगे कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था फॉर्मूला वो क्या था? p²/2m। दोनों के लिए p बराबर है, और ये भली बात सबको मालूम है हाथी का मास ज्यादा है। p अगर दोनों का बराबर है, जिसका मास ज्यादा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास ज्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम। मास ऑफ एलिफेंट इज मोर एज मास ऑफ cat is less, it has more kinetic energy। क्या बात समझ में आया? बताओ, टॉम एंड जेरी बराबर मोमेंटम में दौड़ रहे हैं, किसका मोमेंटम ज्यादा है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? जेरी। चूहा है भाई, मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन, can a body move in a
circle with constant kinetic energy with constant momentum। क्या कोई बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी में दौड़ सकता है? कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी में क्या दौड़ सकता है? हाँ, कोई सर्किल है, कोई बॉडी अगर किसी एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में तो दौड़ सकता है। मास कांस्टेंट है, कोई भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो क्या कहेंगे? कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, यस, दौड़ सकता है। कांस्टेंट मोमेंटम, हाँ, मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मोमेंटम एम बी है, यहाँ पर भी मोमेंटम एम बी है, यहाँ पर भी मोमेंटम एम बी है। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है? अरे नहीं, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे मोमेंटम ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था। क्या ये कांस्टेंट मोमेंटम में दौड़ सकता है किसी सर्किल में? नो, नॉट पॉसिबल, ये नहीं दौड़ सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि मोमेंटम वेक्टर है, उसका डायरेक्शन बदल रहा है। नेक्स्ट, कैन ए बॉडी इन मोशन हैव different have changing momentum but constant kinetic energy? क्या मोमेंटम बदलेगा फिर भी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकता है? तुरंत हमारे दिमाग में आता है, अरे भाई काइनेटिक एनर्जी तो p²/2m है, अगर p बदल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहेगा? क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है। क्या अगर कोई बॉडी का मोमेंटम बदल रहा है, क्या कोई बॉडी ऐसा मोशन कर सकता है जिसमें मोमेंटम बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसे हो सकता है? कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है कि उसका मोमेंटम बदल रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, हो सकता है क्या? हो, यस और नो? नो, हो सकता है। अभी अभी तो बताया, ये जो बॉडी मास m v स्पीड में कंटिन्यूअसली ऐसे जा रहा था भैया, क्या उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं था? हर वक्त आप m स्क्वायर था। क्या इसका मोमेंटम कांस्टेंट था? नहीं, उसका तो डायरेक्शन बदल रहा था। तो हो सकता है कि मोमेंटम का सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया। लेकिन मोमेंटम तो बदल रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। सो कैन ए बॉडी इन मोशन हैव चेंजिंग मोमेंटम और कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी? यस, ऐसा हो सकता है। मोमेंटम कैसे बदल रहा होगा? द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज चेंजिंग। कब? व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल अगर v स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल रहा है। क्या बात समझ में आया? हाँ, देखो समझ में आता है लेकिन दिमाग नहीं लगाते हो, ये अच्छी बात नहीं। ओके, अगला, ए ball of 6 kg was thrown vertically up with 5 meters per second. It goes up and comes down। obvious है, कोई चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। Find magnitude and direction of, find magnitude and direction of change in momentum,
change in momentum in complete motion. मैग्नीट्यूड एंड, ये क्या गड़बड़ लिख दिया हूं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इन कंप्लीट मोशन। क्या दिया, कोई बॉल है 6 kg का और इसको कोई ऊपर फेंका, वो भी कितने स्पीड में, 5 मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वजनदार बॉल है ना। अब ये बॉल गया ऊपर, ऐसे गया, ऐसे आया, और आपको मालूम है अगर फेंके 5 मीटर पर सेकेंड में तो गिरेगा 5 मीटर पर सेकेंड में। चेंज इन मोमेंटम पूछा है भैया, तो क्या कहें, फाइनल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था। फाइनल मोमेंटम क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, 5 इंटू 6, लेकिन नीचे की तरफ था तो -5 इंटू 6, नीचे की तरफ है तो हम कहेंगे जेके माइनस जेके, केजी मीटर पर सेकेंड। हाँ, इनिशियल मोमेंटम ये तो ऊपर की तरफ था, 5 इंटू 6 जेके, केजी मीटर पर सेकेंड। नाउ चेंज इन मोमेंटम क्या है फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल और इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाला कितना था, -30 जेके। हाँ, फॉर्मूला लिखते हैं, पहला क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया, -30, ये 6 kg नीचे क्यों आया, चल, हाँ इधर, -30 माइनस इनिशियल क्या था, इनिशियल भी तो 30 था, तो हो गया -60 kg मीटर पर सेकेंड, किधर को, माइनस जेके, जेके मतलब जेके माइनस जेके मतलब ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम इज 60 kg मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, आगे बढ़ जाएंगे, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाद में देखेंगे। जब इसको फेंके ऊपर गया, नीचे आया, उसका डायरेक्शन क्या हुआ, नीचे की तरफ, क्यों हुआ, थोड़ा सा बताते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ में बाद में देखेंगे। क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स आ रहा था, कौन सा फोर्स, जब ये उड़ रहा था, क्या फोर्स आ रहा था, वेट किधर को था, नीचे की तरफ, वेट नीचे की तरफ था, तो चेंज इन मोमेंटम नीचे की तरफ हुआ। नजर करते जाना, यही हमको न्यूटन, हम ही न्यूटन सेकेंड लॉ को बनाएंगे, न्यूटन की कोई जरूरत नहीं, हम बना देंगे न्यूटन लॉ, क्योंकि हम समझ चुके हैं। हम वैसे माहौल क्रिएट करेंगे, जो माहौल में न्यूटन जी ने न्यूटन सेकेंड लॉ बनाया, हम वो माहौल में खुद बना लेंगे। तो क्या नोटिस किए, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब ये उड़ते हुए जा रहा था भैया, इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ आ रहा था। सर ऐसा होता है क्या, हाँ ऐसा होता है। लेट मी सी और अनदर क्वेश्चन, ए ब्लॉक of 4 kg was thrown on a rough floor with 10 meter per second due to friction. Its velocity reduces to 3 meter per second. Find magnitude and direction of change in momentum. अब मेरे प्यारे बच्चे मेरी मदद करने वाले हैं। कोई ब्लॉक को हमने फेंका, कैसे फेंका, कोई ब्लॉक को हमने फेंका, कैसे फेंका, इसको ब्लॉक क्या था, ये 4 kg का था, कितने जोर से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड।
10 मीटर में फेंका तो इधर गया, लेकिन नीचे फ्रिक्शन था, कुछ दूर जाते जाते उसका स्पीड घट गया। पहले फेंके थे 10 मीटर पर सेकंड में, अब क्या हो गया ये 4 मीटर पर सेकंड, ना 3 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले था 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड। मास क्या था 4 kg, ठीक है 4 kg, ये भी 4 kg। क्या बता सकते हो, जब वो इधर जा रहा था धीरे धीरे स्लो हो रहा था, मतलब उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर को था, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था, यही था डायरेक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स, स्लो हो गया। अभी चेंज इन मोमेंटम किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? सर कैसे बताएंगे सर, निकाले नहीं, निकालने से पहले थोड़ी देर पहले हम देखे थे, बॉल को ऊपर उछाल दी, ऊपर गया नीचे आया। चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा था, डाउनवर्ड्स। क्यों हो रहा था, क्योंकि फोर्स वाज डाउनवर्ड्स। अब ये जब स्लाइड करके जा रहा है, इसके ऊपर फोर्स किधर को आ रहा है, पीछे की तरफ, तो चेंज इन मोमेंटम किधर को होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। बस यही है पहला पार्ट न्यूटन सेकेंड लॉ का, कि जब भी फोर्स आएगा देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम एंड द चेंज इन मोमेंटम विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो पार्ट में आएगा न्यूटन सेकेंड लॉ, इसलिए मैं इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इधर को होगा, क्यों, क्योंकि ऐसे होता है। क्यों होता है, क्यों होता है मालूम नहीं, ऐसे होता है। अब जब क्यों होता है मालूम नहीं, ऐसे होता है, उसको कहते हैं लॉ, लॉ ऑफ नेचर। यू कैन नॉट प्रूव बट इट हैपेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई? भगवान को भी मालूम नहीं है, हर मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, क्यों? ठीक है, तो जो चीज को हम प्रूव नहीं कर सकते लेकिन होता है, उसको कहते हैं लॉ। वैसे लॉ, हाइपोथेसिस, प्रिंसिपल, थ्योरम, बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो सबका अलग अलग मीनिंग है। अच्छा, हमें निकालना था चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैथमेटिकली। क्या कोई मुझे बताएगा फाइनल मोमेंटम क्या था? ये था 4 kg का मास, जा रहा था 3 में, 4 into 3, ये एक्स एक्सिस में जा रहा था, आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। हाँ देखते हैं देखते हैं देखते हैं, फाइनल मोमेंटम क्या था? ये तो फाइनल था, सॉरी। इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम भी तो वेक्टर है भैया। कितना था? 4 into 10, 40। ये भी आई कैप, समझ में आया? अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हो गया? फाइनल हो गया 12 आई कैप 4 into 3, और इनिशियल हो गया 40 आई कैप। कितना हुआ भाई? 40 आई कैप, ये 12 आई कैप हो गया 28, माइनस 28 आई कैप kg मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब इधर को, मैग्नीट्यूड 28 kg मीटर पर सेकेंड। तो किधर को हुआ? इधर को। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इधर को था। समझ में आया? चलिए, यस, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। अभी हमें समझ में आ गया है व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। अब हम जाने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है। ठीक है, हम पहले क्या बताया, मोमेंटम क्या है? हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। बॉडी लगेगा तो कितना फोर्स आएगा, ठीक है, कितना फोर्स आपको महसूस होगा। लेकिन वो बॉडी का सिर्फ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मान लो आप छत से जंप करोगे, जमीन के पास पहुंचते पहुंचते आपके पास कुछ वेलोसिटी है, कुछ मोमेंटम है, नीचे हार्ड ग्राउंड है, पूरा पत्थर जैसा, धूम करके छत से गिरे, ज़्यादा फोर्स लगेगा, ज़्यादा आपको जो क्या लगेगा, तकलीफ होगा। कि नीचे पता चला कि बालू का कोई एक गद्दा बना है, क्या कहेंगे उसको, हीप ऑफ सैंड। अब उसके ऊपर गिरे, बालू धंस गया। कौन सा केस में आपको ज़्यादा दर्द होगा? जब व्हेन यू जंप ऑन टू ए हार्ड ग्राउंड और ऑन टू ए हीप ऑफ सैंड, हार्ड ग्राउंड। अच्छा, आप हाथ को ऐसे किए, घूम करके मारे, वाल पे मारे, उतनी जोर से एक गद्दा रखा था, गद्दे में मारे, पीलो में मारे, कौन सा केस में आपको ज्यादा दर्द होगा? लेकिन दोनों केस में तो मोमेंटम ही वही था, क्योंकि सेम मास सेम वेलोसिटी में जा रहा था। मतलब सिर्फ मोमेंटम नहीं बताता है कि कितनी जोर से आपको तकलीफ होगा, है ना। हम पहले आपको बताने के लिए क्या बताया कि हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। नो 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 नो,
वो तो समझाने के लिए बोल दी, इसलिए लिखे नहीं। हम भी बड़े चालाक, छोटे बच्चों को सिखाते ना, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन बड़े होते तो बताते हैं नहीं नहीं बेटा, सूरज अपनी जगह है, अर्थ इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और वो भी वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए सूरज पूरब से निकलता हुआ लगता है, क्योंकि सूरज मूव नहीं कर रहा है। तब छोटे बच्चे को बोलेंगे तो बोलेगा कैसे, हम कहाँ घूम रहे हैं, हम तो खड़े हैं चुपचाप, सूरज तो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ऐसे। तो क्या देखिए, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें देखेंगे वो फोर्स का फीलिंग आएगा। क्या है ये, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या कहता है, when an external unbalanced force acts on a body फर्स्ट लॉ क्या कहता था, when there is no external unbalanced force, क्या होता है, जो जैसा है वैसे ही रहता है। कोई बॉडी रेस्ट में है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहता है, चल रहा है, सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी में चलता है। लेकिन यहाँ पर बोला है व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, क्या होता है, द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम। देखो यहाँ पर एक नया चीज आ रहा है, अगर कोई बॉडी रखा है उसके ऊपर एक फोर्स देंगे तुरंत क्या होगा, हर कोई कहेगा कि एक्सीलरेट करेगा, कितने में, Vm। जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स देंगे वो एक्सीलरेट करेगा, ये जनरल हमारा नॉलेज है। जबकि लॉ में लिखा है क्या कहीं एक्सीलरेशन, नो। आई कैन गिव यू सेवरल केसेस जहां पर हम किसी बॉडी को एक फोर्स लगाएंगे लेकिन वो एक्सीलरेट नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा। नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो एंड द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है कि ये जो बॉडी को हम धक्का दे रहे हैं इसका मास मान लो बढ़ रहा है। मान लो कि एक मैग्नेट है, यहाँ पर बहुत सारा आयरन डस्ट पड़े हुए हैं, जैसे हम इसको ढकेल के लिए, अगर कोई भी डस्ट नहीं होता तो ये एक्सीलरेट करता, लेकिन जैसे जैसे आगे गया उसके साथ आयरन डस्ट चिपकने लगे, मास बदल रहा है, तो हो सकता है कि द बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स में और भी बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसलिए लॉ में कहा गया है कि व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम। नहीं लिखा है कि द बॉडी एक्सीलरेट्स, क्या लिखा है, बॉडी अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम होता है किस डायरेक्शन में, आप बताओ। जब भी कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आता है, बॉडी का मोमेंटम बदलता है, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। जो अभी हम समझे, कोई चीज को ऊपर फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, चेंज इन मोमेंटम नीचे की तरफ हुआ, क्यों, रास्ते में फोर्स नीचे की तरफ हो रहा था। कोई बॉडी रफ प्लेन पे स्लाइड करके गया, कुछ दूर जाके रुक गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट था। अब सोचो, मैं कोई एक बॉल को, आपको आंसर देना है अगर आपको समझ में आता है तो, मैं कोई एक बॉल को मैं फेंकता हूं वाल पे, वो वाल पे टकराया और वापस आया, क्या मेरे वीर जवान मुझे खुश कर सकते हैं, ये बॉल जाएगा ऐसे टकराएगा और ऐसे वापस आएगा, मोमेंटम तो बदल गया, तो बता सकते हो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सर मास नहीं दिए, वेलोसिटी नहीं दिए, फिर भी आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर ये बॉल दीवार के साथ टकरा के वापस आया है तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अरे भैया ये जो बॉल है देखो मार खा के कैसे चिपक गया, यस, ये जो बॉल है ये आके जब वॉल के साथ टकराया, वॉल इसके ऊपर फोर्स दिया, कैसे, ऐसे, तो ये बॉल का चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है। अगर मैं यहां से कोई बॉल को, क्रिकेट प्लेयर ऐसे मार दिया, बॉल ऐसे गया ऐसे आया, ड्यूरिंग दिस एंटायर मोशन जो मोमेंटम बदल गया, पहले ऐसे था वैसा है, चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड।
जब ये बॉल हवा में उड़ते हुए जा रहा था उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको मालूम है इसके ऊपर जो फोर्स आता है ऐसा है। तो चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। आप लोग ये सारी जोर से बोलते हो, आंसर तो नहीं बोल पाते हो। हाँ, जब भी कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया? अब ये समझ में आया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ, लॉ खत्म नहीं हुआ, लॉ का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है। सच दैट rate of change in momentum, rate of change in momentum is equal to magnitude of force is equal to magnitude of force। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन तो समझ में आया, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और मैग्नीट्यूड क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। समझ में आया क्या? चल, अब ये तीनों केस में हम देखें, ये तीनों केस तो अभी देख लिया हम लोग, तीनों केस में ना दो केस था, ठीक है, ये दोनों केस में हम देखें कि चेंज इन मोमेंटम हर एक केस में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। इस केस में चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस, इस केस में चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारा तुम्हारा कोई बात नहीं, जो होता है वो होता है, चेंज इन मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये जो लॉ हम लोग लिखे स्टेटमेंट की तरह लिख दिए, चलो टुकड़े टुकड़े करके देखते हैं। चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स समझ में आएगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, मीनिंग रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। कोई बॉडी का मोमेंटम बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रहा है तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज हाई, बहुत ज्यादा है। किसी बॉडी का मोमेंटम बहुत धीरे 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 काफी समय में बदल रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज लो। क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और क्या है ये, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी। समझ में आया? दोनों तरफ ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज इन मोमेंटम में हुआ, कितना समय में हुआ। सपोज हम कहेंगे कोई एक बॉडी का चेंज इन मोमेंटम हुआ 20 kg मीटर पर सेकेंड, और कितने समय में हुआ, 5 सेकेंड में, टाइम लगा 5 सेकेंड। किसी दूसरे बॉडी का चेंज इन मोमेंटम हुआ से 10 kg मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लगा उसको, 2 सेकेंड, इतनी समय में हुआ। अच्छा, कौन सा बॉडी का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, 1 और 2? चेंज इन मोमेंटम इसका दिया है 20 kg मीटर पर सेकेंड, इसका दिया है 10, तो चेंज इन मोमेंटम 1 का ज्यादा है। नहीं, किसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, मतलब डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी बाई टी करो तो इसमें आ रहा है 4, जबकि इसमें आ रहा है 5, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर फॉर 2। चेंज इन मोमेंटम इज मोर फॉर 1, बट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर फॉर 2। इसके मतलब कौन सा बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है, 1 के ऊपर कि 2 के ऊपर? अरे भाई, फोर्स तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है, सो इसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होने के कारण पक्का इसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है। क्या बात समझ में आया? यस यस यस। अब यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर है केजी मीटर पर सेकेंड, नीचे है सेकेंड, थोड़ा मारपीट करो,
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अदरवाइज हम कहते हैं न्यूटन। इन MKS unit, in MKS unit of force is Newton। क्या आपको मालूम है इन CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? डाइन्स। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बता सकते हो 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन? 10 पावर माइनस 5। 1 न्यूटन इज 10 पावर माइनस 5। कौन है उसको रात में न्यूटन सपने में आएंगे तेरे को? बहुत मारेंगे। 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकेंड। अब इसको ऐसे कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो? केजी को ग्राम करो। आप इसको कह सकते हो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर करो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 1000 इंटू 100 हो गया 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही तो है डाइन। सो इट इज सेम एज 10 पावर 5 डाइन। मतलब 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। क्या बात समझ में आया? वेरी गुड। इसको ज्यादा समझ में आया। अब ज्यादा समझ में आया तो क्या होगा मालूम है? क्योंकि ज्यादा समझ में आया, सब बोलेंगे 10 पावर 5 डाइन 1 न्यूटन। इसको ज्यादा समझ में आएगा, ये बोलेगा 10 पावर 8 डाइन, क्योंकि और भी बड़ा। ज्यादा समझ में आएगा। इतना जोर से अगर चिल्लाना है तो माइक्रोफोन में क्यों यूज करना है? ऐसे ही बोलो, मेरे को सुनाई देगा। बरगढ़ कितना दूर है? बिना माइक्रोफोन का चिल्ला दो, हमको सुनाई देगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम समझ में आया। मोमेंटम कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है। क्लियर? ठीक है। तो क्या हुआ? फोर्स इज ए वेक्टर व्हिच इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हमें समझ में आया। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम होगा तो फोर्स कम होगा। अच्छा, थोड़ा फील करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक वाल है, रिजिड वाल है। मैंने किसी एक टेनिस बॉल को कुछ मोमेंटम में फेंका। से इसको सम 10 केजी मीटर पर सेकेंड में फेंका मोमेंटम में। ये गया, टकराया, वापस आया। और आपको मालूम है कि ये मान लो 10 केजी मीटर पर सेकेंड में वापस आया। कौन है ये? ये है टेनिस का रबर बल। और ये हो गया दूसरा बल। आई विल मेक द सेम अरेंजमेंट, एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट। और ये एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट को मैं करता हूं, लेकिन क्या करता हूं, थोड़ा सा बॉल को बदल दिया। अब मैं किसको फेंका? अब मैं फेंका आयरन बॉल। मोमेंटम वही था। ये है केस 1, ये है केस 2। आपको कोई रबर बॉल से सेम मोमेंटम में मारेगा और टकराएगा, सेम मोमेंटम में आएगा। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सा केस में इनिशियल मोमेंटम ज्यादा था? हो तो सेम दिया। फाइनल मोमेंटम ज्यादा था, अरे ये भी तो सेम दिया। चेंज इन मोमेंटम कौन सा केस में ज्यादा हुआ? इसका जितना हुआ इसका उतना हुआ, क्योंकि दोनों का इनिशियल मोमेंटम बराबर है, फाइनल मोमेंटम ज्यादा है, बराबर है। अच्छा, कौन सा केस में ये वाल के ऊपर ज्यादा फोर्स आएगा? अब वाल के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो आप खड़े हो, कौन सा केस में आपको ज्यादा दर्द होगा? क्यों? दोनों केस में चेंज इन मोमेंटम बराबर है, लेकिन लोहे का बॉल लगेगा, टुंग करके वापस आएगा। और ये जो रबर वाला बॉल, वो जाएगा, ये वाल के पास जाएगा, पहले ऐसे पहुंचेगा,
फिर क्या होगा, ये वाल के साथ लग के थोड़ा चिपक जाएगा, फिर क्या होगा, ये वाल को फिर से छोड़ेगा और वापस आएगा। कहने का मतलब है, क्या आप बता सकते हो दोनों में से कौन सा बॉल वाल के साथ ज्यादा समय के लिए कांटेक्ट में रहेगा, रबर बॉल की आयरन बॉल? रबर बॉल। मतलब रबर बॉल का मोमेंटम को ऐसे से ऐसे बनाने के लिए ज्यादा समय लगा, जबकि आयरन बॉल का मोमेंटम टकराया तुरंत बदल गया। यस, तो दोनों का डेल्टा पी बराबर है, चेंज इन मोमेंटम बराबर है, लेकिन डेल्टा टी किसका ज्यादा है? डेल्टा टी जो बना वो किसका ज्यादा है? डेल्टा पी ई सेम रबर बॉल के लिए और आयरन बॉल के लिए डेल्टा पी बराबर है, लेकिन डेल्टा टी रबर बॉल का और आयरन बॉल का अगर देखेंगे तो कौन सा केस में डेल्टा टी ज्यादा है? रबर बॉल की केस में डेल्टा टी ज्यादा है कि आयरन बॉल की केस में? कौन बॉल को ज्यादा समय लगा मोमेंटम बदलने के लिए? जो ज्यादा समय वाल के साथ कांटेक्ट में रहा। कौन ज्यादा समय वाल के साथ कांटेक्ट में रहा? ये रबर बॉल। ये तो दैट मींस डेल्टा टी फॉर रबर बॉल इज मोर। क्या बात समझ में आया? अगर बात है तो भैया तो बताओ कौन सा केस में फोर्स ज्यादा होगा? जिस केस में डेल्टा टी ज्यादा है कि जिस केस में डेल्टा टी कम है? डेल्टा पी तो दोनों का बराबर है, जिसका डेल्टा टी कम उसका फोर्स ज्यादा। आयरन बॉल का फटाक से रोटेशन का है, आयरन बॉल ज्यादा तकलीफ देगा, रबर बॉल लगेगा उतना नहीं होगा क्योंकि इट टेक्स मोर टाइम। डेल्टा पी बराबर होते हुए भी डेल्टा टी कम हो गया तो आपको फोर्स ज्यादा हुआ। तो कौन सा केस में ज्यादा तकलीफ होगा? फोर्स in case of iron ball is more than force in case of rubber ball। क्या बात समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन। जब कोई क्रिकेट प्लेयर कोई बॉल को पकड़ता है, बॉल उसकी तरफ आया, आप क्रिकेट प्लेयर हो, सोचो आप क्या करोगे? हाथ ऐसे आया, बॉल ऐसे आया, जैसे बॉल पास आया मैं आपको 3 ठो एक्शन दिखाऊंगा, आप कौन सा करोगे? ऐसा। दूसरा हुआ हाथ को ऐसे ही रखोगे, बॉल गिरेगा। तीसरा हुआ बॉल को ऐसे पकड़ते वक्त ऐसे। कौन सा करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा? कोई बॉल को कैच करते वक्त जैसे बॉल हाथ में आने वाला है हाथ को ऐसे करके पकड़ोगे, या हाथ को ऐसे ही रखोगे बॉल आके घुस जाएगा, या फिर बॉल जैसे पास आएगा बॉल को पकड़ते पकड़ते हाथ को ऐसे कर लोगे? 1 2 3 1 2 3 ऐसे मेरे को कैसे दिखेगा? तुम बोलो 1 2 3 कौन सा होगा? 3। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से आपको कम दर्द होता है। जैसे वो बॉल हाथ में आया, मोमेंटम जीरो करने के लिए यू आर टेकिंग सम टाइम, है ना? मोमेंटम तो जीरो होगा लेकिन थोड़ा समय ज्यादा मिल गया तो फोर्स कम होगा, आपको तकलीफ कम होगा। जब आप क्लास को लेट में जाते हो, होमवर्क करके नहीं आते हो, टीचर आते हैं मारने के लिए, आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, न्यूटन सेकंड लॉ आता है, वो जैसे डंडे से ऐसे मारती है, आप हाथ को ऐसे ही रखोगे तो ज्यादा दर्द होगा कि अगर जो वो जैसे मारेगी तो आप हाथ को थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहोगे तो ज्यादा दर्द होगा, नीचे की तरफ करोगे तो कम दर्द होगा। टीचर सोचेगी मैं मार लिया, लेकिन आप तो चालाक हो, आप क्या कर रहे हो? उसका चेंज इन मोमेंटम को कुछ टाइम दे रहे हो, है ना? हाथ को ऐसे कर दिए तो यू गेट लेसर पेन। बेवकूफ लड़का होगा वो ऐसे मारेगा और ये हाथ ऊपर करेगा तो और भी मोमेंटम सडनली बदल गया। जिद्दी मुड्डी लड़का होगा, मारना है मारो, क्या फर्क पड़ता है, मर्द को दर्द नहीं होता, फिर ऐसे जगह मारता है कि बड़ा दर्द होता है नहीं? लेकिन जो न्यूटन सेकंड लॉ पढ़े वो तो चला के जैसे वो मारते हैं तो हाथ को थोड़ा ऐसे करते हैं, क्योंकि मोमेंटम वही होते हुए भी यू अलाउ सम टाइम। किसी एक साइकिल की सीट के नीचे की कहानी आप अगर देखोगे, यहाँ पर ये सीट के नीचे ऐसा एक डंडा रहता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग रहता है और आपका साइकिल का जो ये सीट है वो स्प्रिंग के ऊपर सपोर्ट रहता है, ये स्प्रिंग के ऊपर ऐसे सपोर्टेड रहता है, ये सा। तो क्या होता है कि जैसे साइकिल किसी गड्ढे में आता है तो क्या होता है, ये धपक से दबता है, मतलब स्प्रिंग है, जैसे गड्ढे में आया तो दबेगा ऐसे, लेकिन स्प्रिंग है तो दबने के लिए कुछ समय लगेगा, यू टेक सम टाइम। तो डेल्टा टी ज्यादा हो गया, दर्द कम हुआ।
सोचो, आप बड़े अच्छे इंजीनियर हो, बहुत अच्छा साइकिल बनाया, सब कुछ ठीक ठाक किया, एक गड़बड़ किया। क्या गड़बड़ किया? साइकिल के सीट के नीचे सोच लो स्प्रिंग लगाना भूल गया, सीट लगा दिया। अब क्या होगा? जैसे गड्ढा आएगा, अरे एबल टू थिंक, हाई न्यूटन बोल के जान निकल जाएगा, क्योंकि जैसे गड्ढा आएगा दबेगा नहीं, क्योंकि सडन चेंज इन मोमेंटम, तो बड़ा दर्द होगा। हाई न्यूटन करके जान निकल जाएगा। सोचो, इसका मतलब ये जो शॉक ऑब्जर्वर्स है, शॉक को ऑब्जर्व करते हैं, झटका को ऑब्जर्व करते हैं, उनका काम क्या है? टू अलाउ सम टाइम फॉर द चेंज इन मोमेंटम। तो बाय कनेक्टिंग ए शॉक ऑब्जर्वर और ए स्प्रिंग बिलो द सीट, क्या होता है? मोमेंटम को घटाता है कि चेंज इन मोमेंटम को घटाता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को घटाता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को घटाता है, क्योंकि ज्यादा डेल्टा टी ले लेता है ये, है ना। तो क्वेश्चन पूछेंगे, अब व्हाई शॉक ऑब्जर्वर्स, कुछ लोग तो गाड़ी उसको शक्कर, गाड़ी का शक्कर खराब हो गया, तो गाड़ी का शक्कर वक्कर कुछ नहीं होता है। क्या होता है? शॉक ऑब्जर्वर्स, जो शॉक को ऑब्जर्व करता है ना। अब पढ़े लिखे लोग हैं तो बोलते हैं गाड़ी का शक्कर खराब गया, बनाने गया था, क्या नाम है उसका? शॉक ऑब्जर्वर्स। तो गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं टू रिड्यूस दी चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कोई एक हीप ऑफ सैंड के ऊपर जंप करना आसान है, लेकिन हार्ड ग्राउंड के ऊपर जंप करना बड़ा मुश्किल है। आपको कोई पूछेगा कि आप जिस डेस्क में बैठे हो, क्या उस डेस्क से नीचे कूद सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर, ये तो आसान है, हम कूद सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज बंदर थे। अरे वो बात तो है, लेकिन कंडीशन है, कूदना कैसा है? हम लोग अक्सर क्या करते, जब कूदते हैं थोड़ा ऐसे हो जाते। आपको कहा गया आप कूद सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप अपने आप को थोड़ा सा भी बेंड नहीं कर सकते। आप अपने आप को थोड़ा सा भी बेंड नहीं कर सकते। कूदना है कैसे? यहां से कूदोगे सीधा ऐसे, अपने आप को बेंड नहीं करके कूदोगे। कूद के देखो तो, डोंट ट्राई हिन, दिमाग का दही हो जाएगा, क्योंकि सच्चे सडन चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या होगा? सीधा झटका लगेगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। सबका नहीं होगा, जिनका ब्रेन है उनका होगा, सब कोई का ब्रेन थोड़ी होता है, वो तो खाली भेजा पड़ा अंदर, उसमें बिना ब्रेन का। बड़ा तकलीफ होगा, डोंट ट्राई। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब जंप करते हैं, ये बेचारा आदमी जब वो जंप करता है, बड़ा चालाक है, मोमेंटम को जीरो करने से पहले थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है, तो मोमेंटम ये यहाँ से यहाँ तक घट आने में थोड़ा वो टाइम ले लेता है। चेंज इन मोमेंटम तो वही होता है, बट इट टेक्स सम टाइम, तो पेन कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है। समझ में आया? क्योंकि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज लेस। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी दोनों केस में बराबर है, यहां से गिरा तो मोमेंटम वही होगा, लेकिन इट टेक्स मोर टाइम टू कम टू रेस्ट। ये तो खंबे जैसे रेस्ट में आया। क्या बात समझ में आया? तो फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।